Good morning. Today we are starting with optics. It's a revision lecture. Optics is the branch of physics that deals with study of light. Light. Now what is light? Light is an electromagnetic wave that produces sensation of sight. Sensation of sight means आप तभी कुछ देख सकते हैं जब लाइट वहां पर प्रेजेंट हो। कोई भी चीज आपको तब दिखाई देती है जब उसका इमेज फॉर्मेशन होता है आपके रेटिना पे, और ये इमेज फॉर्मेशन तब होता है जब लाइट वहां पर प्रेजेंट हो। लाइट के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। सो ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स that studies the behavior of light, the properties of light, the interaction of light with matter, construction of various optical instruments and their applications, and all, basically all the things which are related to light are studied under optics. Optics describes the behavior of all the three types of lights: infrared, visible and ultraviolet. लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस में बांटा गया है, जिनकी जो आपका जिनका वेवलेंथ बहुत कम है वो आपकी अलग है पार्ट है लाइट का। जो वेवलेंथ हम देख सकते हैं वो अलग पार्ट है, और कुछ वेवलेंथ है जो उनसे भी ज्यादा है। शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ और वो वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं विजिबल लाइट। सो विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट तीन वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंगली तीन डिस्ट्रीब्यूशंस किए गए हैं, और इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे के जो बिहेवियर है उन सब को ऑप्टिक्स के अंडर डील किया जाता है। देखिए ऑप्टिक्स के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स which is also known as ray optics, and it includes the study of light as ray. लाइट सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती हुई जो लाइन है, जो लीनियर पाथ है लाइट का, दैट इज नोन एज रे। और इस रे के जो डिफरेंट आप उसके फिनोमिनाज जो वो शो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है या डिस्पर्शन है, इस तरह की चीजें जहाँ पर भी ये पढ़ते हैं वो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स कहलाता है। दूसरा ऑप्टिक्स वो है जिसमें कि लाइट के वेव नेचर को कंसिडर किया गया है। ये फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहलाता है और इसको वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और ये इंटरफेरेंस है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, इस तरह के फिनोमिनास को एक्सप्लेन करता है। तीसरा पार्ट जो है वो क्वांटम ऑप्टिक्स कहलाता है, जिसको कि पार्टिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और ये मान के चलता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स से मिलकर बना हुआ है, जिनको कि फोटॉन्स कहा जाता है, और हर फोटोन की एनर्जी ई जो है h इंटू न्यू के बराबर होती है। तो ये बेसिकली तीन बहुत ही वाइड एरिया है जो लाइट की स्टडीज का है, तो उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और कुछ जो पार्ट्स हैं जो रे नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं, वो पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो कि आपको पढ़ना है। बाकी जो आपका वेव ऑप्टिक्स है और क्वांटम ऑप्टिक्स है ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज टू हियर। Now come on geometrical optics or ray optics. That part of optics or that model of optics which describes light propagation in terms of ray, जो ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट जो है वो रे फॉर्म में चलती है। रे क्या होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लीनियर पाथ लाइट का होता है दैट इज नोन एज रे। तो इस रे फॉर्म में जो कुछ भी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है वो जहां भी हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। एंड it follows or it is based on three basic laws. The first one is the light travels in straight line. ये जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, light travels in straight line. कुछ फिनोमिना इसके एक्सप्लेन होते हैं कि that is the law of rectilinear motion of light. लाइट जो है रेक्टिलिनियर मोशन में भी चलती है, जब बीच में कुछ आता है तो कैसे प्रोपेगेट करती है। और तीसरा जो फिनोमिनाज है जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन है, पोलराइजेशन है, इस तरह के फिनोमिना जो एक्सप्लेन करती है, ये सारा कुछ ये सारी बेसिक लॉज हैं, और इन सारी बेसिक लॉज को ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है।
हम सबसे पहले इफेक्ट्स पे ही से ही शुरू करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रे तो आपको पता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लीनियर पाथ है लाइट का, दैट इज रे। जब एक पॉइंट से चलती हुई रे दूसरे पॉइंट पे मिलती है या मिलती हुई महसूस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, व्हेन अ रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट मीट्स और अपीयर टू मीट एट अदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देन द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। अगर वो सचमुच में मिलती है तो ये आपकी रियल इमेज फॉर्म होती है। अगर वो सचमुच में नहीं मिलती बट इट अपीयर्स कि वो मिल रही है, तो ये आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। और इमेज फॉर्मेशन के ऊपर ही सारा विजिबिलिटी हमारी डिपेंड करती है। ये इमेज जब हमारी रेटिना पे फॉर्म होती है तो हमको वो चीजें दिखाई देती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें हमने इमेज फॉर्मेशन में बात करी कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज रिफ्लेक्शन। किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट जब पड़ती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लेन मिरर के अंदर जो आपको इमेज दिखाई देती है, दैट इज द वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से आती है और प्लेन मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट होती है, तो जो कुछ भी ऑप्टिकल अपीयरेंस आपको दिखाई देता है, सपोज करिए आप मिरर के सामने खड़े हैं और वो जो आपसे जाती हुई रे जब वहां पे आपको मिरर के बैक पे जब वो मिलती हुई महसूस होगी, तो वहां पे आपका पूरा इमेज दिखाई देती है। दिस अपीयरेंस, दिस ऑप्टिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड इमेज। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लाइट के ये देखिए नीचे ये मिरर लगा हुआ है, दिस इज अ प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर हो और ये पॉलिश सरफेस भी हो सकती है, कोई आपका स्टील का बर्तन है या और कोई भी पॉलिश सरफेस है, उसके ऊपर भी आपका रिफ्लेक्शन होता है। देखिए इस मिरर के ऊपर ये जो लाइट रे आ रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जब इस जहां जिस पॉइंट पे गिरती है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर लाइट जो है उस मिरर से टकरा रही है, जिस पॉइंट पे लाइट मिरर से टकरा रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर जो आपने लाइन प्लॉट करी है, ये कहलाता है नॉर्मल या नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये रे वहां से वापस इसी मीडियम में वापस आती है जो रे, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस फिगर डिमॉन्स्ट्रेट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या क्या लॉज फॉलो करता है रिफ्लेक्शन? पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल प्लॉट किया है, दैट ऑल लाई इन सिंगल प्लेन। दूसरी लॉ क्या कहती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट एंगल आई है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जहां आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। नाउ कम ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन आपका लेंस से होता है, ग्लास से होता है, पानी से भी होता है। यानी कि अगर दो ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन तो ऑप्टिकली ओपेक मीडियम से होता है, जिसमें लाइट, जिस मीडियम में लाइट नहीं जा सकती उस मीडियम से टकरा के जब लाइट वापस आती है तब रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर दो मीडियम्स ऐसे हैं जिसमें एक में लाइट ट्रेवल कर रही है और दूसरा मीडियम उसको मिल जाता है जिसके अंदर भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, तब जो फिनोमिना होता है वो आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर एक मीडियम से चलती हुई लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये अपना पाथ चेंज कर देती है या वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। So the phenomena of bending of light ray from their original path while passing from one medium to another is known as diffraction. एग्जाम्पल्स देखिए, आप पानी का एक गिलास ले लीजिए, उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए, कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए और उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए, आपको वो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसके अंदर एक बांस का पीस रख दीजिए, जितना पीस ऊपर है वो आपको पूरा एक स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। आपने मिराज के बारे में सुना होगा, जब बहुत गर्मी होती है और आप सड़क पे जा रहे होते हैं, या वैसे भी कुछ अब तो जाड़ा गर्मी सब जगह होने लगा है, हिल्स में भी आप जाइए वहां भी दिखने लगा है। जब आप सड़क पे चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है सामने थोड़ी दूर पे पानी है। बेसिकली मिराज का जो
सबसे पहले देखा गया था, ये रेगिस्तान में देखा गया था, वहां पे ये सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बट अब नाउ बहुत गर्मी के दिन में भी अगर आप चलिए और सड़कों पे या तेज धूप में चलिए तो ऐसा लगता है कि सामने बीच में सड़क पे पानी है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे जो मीडियम होता है वो मीडियम में डेंसिटी कम और ज्यादा हो जाती है। कुछ एयर जो है वो हल्की हो जाती है, जो जो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, वहां का उसका डेंसिटी कम हो जाता है और कहीं पे ज्यादा हो जाता है। सो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इन मीडियम की वजह से ये रिफ्रैक्शन होता है। अब देखिए ये डिफरेंस इन डेंसिटी का क्या असर है, ये देखिए। अगर आप जो है कोई लाइट रे ऐसी है जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने सामने लिया हुआ है, ये आपका ऊपर जो है एयर है और नीचे जो है ये वाटर है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट रे जाती है तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाती है, यानी कि नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल व्हाइल पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब देखिए इसका उल्टा होता है दूसरे केस में, यानी कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये उसकी तरफ झुकने के बजाय उससे दूर भागती है। ये देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और कायदे से इसको इस पाथ पे चलना चाहिए था, पर इस पे ना होके ये इससे बड़ा एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागती है। So when light ray travels from rare medium to denser medium, it bends towards normal. But when it travels from denser medium to rare medium, it moves away from normal. So this is, both the conditions are refraction. ये देखिए मैंने इनको दोनों को एक में आपको इकट्ठा करके दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए आपका एक जो है लाइट रेस या बीम ऑफ लाइट है, ये आपकी यहाँ से आ रही है, ये इंसिडेंट है, ये एयर है मीडियम, ये ग्लास है और ये फिर एयर है। तो एयर से जब ये ग्लास में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ देखिए बेंड कर रही है, और जब ये बाहर निकल रही है तो ये नॉर्मल से दूर भाग रही है ना। तो ये आपका when passes from rare medium to denser medium, it bends towards normal, and when passes from denser medium to rare medium, it moves away from normal. ये दोनों को एक में ही आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आ जाइए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। जब रिफ्लेक्शन के लॉज हैं तो रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं। पहली लॉ क्या कहती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at point of incidence all lie in same plane. इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल जो आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे प्लॉट करते हैं, ऑल ऑफ देम लाई इन सेम प्लेन। दूसरी लॉ क्या कहती है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant for a given pair of medium, and it is known as refractive index for that pair of medium. The refractive index is denoted by mu, and mathematically mu is equal to sin I upon sin R. यहाँ पर एक बात बताना आपको वर्थवाइल है, वो ये कि अगर आपका जो मीडियम है उसको पेयर ऑफ मीडियम को अगर अपोजिट कर दिया जाए, पहला मीडियम मान लीजिए आपका एयर था, दूसरा मीडियम ग्लास है, और आपने अब उसको उल्टा कर दिया, पहला मीडियम ग्लास कर दिया और दूसरा मीडियम एयर कर दिया, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सी ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आपका पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम ग्लास है, तो जो इस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाता है ए म्यू जी, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जी 1/g म्यू ए। यानी कि अगर मीडियम्स को उल्टा कर दीजिए तो जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये जो आपने लॉ देखी यहाँ, जो कि सेकंड लॉ है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ।
And now let us explain what is refractive index. Refractive index is basically depending on velocity of light in different mediums. The velocity of light in air to the velocity of light in a particular medium is known as refractive index for air and that medium. So if mu is taken as refractive index for air and glass, then mu is equal to C upon V, where C is velocity of light in air and V is velocity of light in glass. अगर ये दोनों मीडियम एयर ना हो, मान लीजिए एक मीडियम आपका ग्लास है और दूसरा मीडियम वाटर है, तो देन म्यू विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2, पहले मीडियम में जो वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटी है. नाउ जो रिफ्रैक्शन होता है, मैंने आपको बताया कि लेंस से होता है रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लैब से होता है, ग्लास प्लेट से होता है, यानी कोई भी अगर ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वहां पर आपको रिफ्रैक्शन होता है. लेंस क्या होता है? किसी भी ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम को अगर दो सरफेसेस से एनक्लोज कर दिया जाए तो ये आपका बनता है लेंस. दोनों कर्व्ड सरफेसेस होंगी ऐसे, या दोनों बाहर की तरफ होंगी. इस पे डिपेंडेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कन्वेक्स लेंस होते हैं, कनकेव लेंस होते हैं. लेट मी शो यू समथिंग हियर. ये जो लेंस होता है ये दोनों साइड पे उभरा हुआ है, दिस इज अ बाई कन्वेक्स लेंस. ये जो दूसरा लेंस है ये दोनों तरफ से अंदर को दब रहा है, दिस इज अ बाई कनकेव लेंस. एक लेंस देखिए ये भी होता है, एक साइड प्लेन है दूसरी साइड उभरा हुआ है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस. एक लेंस ऐसा भी होता है, एक साइड दबा हुआ है दूसरी साइड उभरा हुआ है, दिस इज प्लेनो कनकेव लेंस एंड सो ऑन. ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि इस तरह का लेंस हो, दोनों अंदर की तरफ एक उभरा हुआ है दूसरा दबा हुआ है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस. Anyhow, there are so many types of lenses and for all of them the formula is same, which is known as lens formula. Lens formula is basically a relationship between focal length, the distance of object from optical center of the lens, and the distance of image from optical center of the lens. अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ f है, उसका ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस उसकी इमेज का, एक ऑब्जेक्ट है कोई जो आपने लेंस के आगे रखा है और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, अगर f जो है वो फोकल लेंथ है लेंस की, v जो है वो इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर है ये डिस्टेंस है, and u is the distance of object from optical center, then 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, जहां f is focal length of lens, v is distance of image from optical center of lens, and u is distance of object from optical center of lens, and this formula is known as lens formula. Now power of lens. पावर ऑफ लेंस क्या होता है? जिसकी वजह से आपको कोई भी लेंस किसी चीज को कितना बड़ा करके या कितना छोटा करके या कितना क्लैरिटी शो करता है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस होते हैं या डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, तो कितना किस लेवल तक कन्वर्ज करता है या किस लेवल तक डाइवर्ज करता है, इसको कहने का तरीका है पावर ऑफ लेंस. और पावर ऑफ लेंस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अगर उस फोकल लेंथ को मीटर में लिया जाता है तो ये बनाता है पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट, एंड दैट इज नोन एज डायोप्टर. सो अगर पावर ऑफ लेंस की हम बात करें और इसको हम P से डिनोट करें तो पावर ऑफ लेंस P is always equal to 1 upon f, and if f is taken in meter then the unit of power of lens becomes diopter. अब देखिए लेंस हो या मिरर हो या और भी आपने ग्लास प्लेट्स हैं, ग्लास स्लैब्स हैं, इस तरह की और डिफरेंट टाइप के लेंसेज हैं, डिफरेंट टाइप के मिरर्स हैं. इनका फायदा तब है जब हम इनसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हो. कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लेंस, मिरर या ग्लास प्लेट या ग्लास स्लैब्स इन सब से मिला के बना हुआ हो, एक या एक से ज्यादा का यूज करके बना हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
ह्यूमन बीइंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैं यहाँ बात करूँ, माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें बहुत छोटी चीजों को साफ बड़ा करके दिखाता है। टेलीस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत दूर की चीजों को पास लाके हमें दिखाता है, चीजों को पास नहीं, उनकी इमेज पास फॉर्म करके हमें दूर की चीजों को इमेज उनकी पास फॉर्म करके उन्हें भी क्लैरिटी से दिखाता है। कैमरा वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट इमेजेस को स्टोर करके आपको दिखा सकता है। या ओवरहेड प्रोजेक्टर्स या डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टर्स आते हैं, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपका चश्मा भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वो लेंस का यूज करता है और आपको देखने में हेल्पफुल है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफरेंट ऑप्टिकल मिरर्स या लेंसेज या इन सब का यूज करता हो और जो इमेज फॉर्म करता हो वो उससे बेटर फॉर्म करता हो जो हमारी नेकेड आई फॉर्म करती है, तो ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। हम सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो कि माइक्रोस्कोप कहलाता है। माइक्रोस्कोप इज दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which enables us to see very small and near objects in much better way as compared to naked eye। हम खुली आंखों से जैसा देख सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छी तरह से वो बहुत पास के और बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। जैसे कि सेल्स को देखना हो, या आपको बैक्टीरिया देखने हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने हैं, या फूल की किसी पत्ती की किसी की पर्टिकुलर सेल देखनी है, या बहुत छोटी छोटी चीजें अगर देखनी है उनको बहुत पास से देखना है, तो आप इन सब के लिए माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। दो तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। पहला आपका सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है, और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सी व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आपका मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये देखिए, दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज फर्स्ट वन सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को यहाँ पे लगा दिया गया, इसके नीचे ये देखिए स्लाइड लगा दी गई है, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, और यहाँ नीचे मिरर लगा दिया गया है क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए। आपका ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। और ये देखिए ये आपका एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस यूज होता है, सिंगल बाइफोकल लेंस यूज होता है, बाई कन्वेक्स लेंस, सॉरी, सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस यूज होता है। और ये जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें दो लेंसेज यूज होते हैं, एक ये वाला लेंस यहाँ पे होगा और एक लेंस यहाँ पे होगा, दो लेंसेज का यूज करता है। जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है, और आंखों की तरफ जो लेंस होता है यहाँ से आप देखेंगे इसको, आंखों की तरफ जो लेंस होता है दैट इज आई पीस, तो इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन माइक्रोस्कोप्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्यों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए और उनके बिहेवियर को देखने के लिए, सेल्स को देखने के लिए, प्लांट सेल्स को देखने के लिए, ह्यूमन सेल्स को देखने के लिए, इन सब के लिए जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोस्कोप का, बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जो फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं दे यूज माइक्रोस्कोप टू एनालाइज डिफरेंट एविडेंसेस, डिफरेंट टाइप के जो एविडेंसेस उनको मिलते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए, बहुत बारीकी से उनकी जांच करने के लिए दे यूज माइक्रोस्कोप। जो ज्वेलर्स होते हैं वो किसी भी जो आपके स्टोन्स हैं या जो आपके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं उनमें बहुत बारीक काम जहाँ पर होते हैं उनको देखने के लिए, उनका काम करने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए दे यूज माइक्रोस्कोप्स। जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो मिट्टी को, सॉइल और वाटर सैंपल्स को देखने के लिए, उनमें कितने पॉल्यूटेंट्स हैं या नहीं है इसको देखने के लिए, प्रेजेंस उनका चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आपके जो डिफरेंट पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं वहां पर ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए या और भी डिफरेंट टाइप के जो सैंपल्स होते हैं उनको चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स को चेक करने के लिए, उनके कॉम्पोजिशन को चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और इसके अलावा आपके स्कूल और कॉलेजेस में आपने देखा होगा डिफरेंट लैब्स में माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। Now come on the second optical instrument which is telescope.
टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है which can see distant object more clearly as compared to our naked eye. सिंपल माइक्रोस्कोप ने या कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने क्या किया था, जो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है उसको एनलार्ज करके आपको दिखाया था. जो टेलीस्कोप है वो एनलार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो बहुत दूर है और वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा, तो उसको उसकी एक क्लियर इमेज फॉर्म करते हैं. अब ये इमेज कहाँ फॉर्म करते हैं? एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको कि नियर पॉइंट भी कहा जाता है. नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर वैल्यू होती है, जिसको कि डी से लिखा जाता है. और ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो नॉर्मल ह्यूमन आई जहाँ पे रखी हुई किसी भी चीज को बहुत क्लियरली आसानी से देख सकता है. सो ये जो आपके टेलीस्कोप्स होते हैं, ये नॉर्मली जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज आपके नियर पॉइंट पे लाके बना देता है, ताकि आप उसको क्लियरली देख सकें. कभी कभी कुछ टेलीस्कोप्स ऐसे भी हैं जो इन्फिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट होता है और इन्फिनिटी पे ही उसकी इमेज फॉर्म करते हैं, बट दैट इज मच मोर क्लियर. इतनी बड़ी होती है और इतनी क्लैरिटी होती है कि आप उसको बहुत सफाई से नेकेड आई के कंपैरिजन में बहुत आराम से उसको देख सकते हैं. अब देखिए 3 तरह के टेलीस्कोप्स हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये वो टेलीस्कोप्स हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि चांद, तारे या प्लैनेट्स या और कोई एस्टेरॉइड्स हैं उनको देखने के काम आता है. दूसरे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स होते हैं जो कि जमीन से जमीन पे रखी हुई चीजों को देखने के काम आते हैं. बहुत दूर का कोई पेड़ है उसको देखना है, या वहां पे कोई और ऑब्जेक्ट है उसको देखना है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज होता है. जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बनाता है, जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप सीधी इमेज बनाता है. क्यों? अगर आप प्लैनेट्स को उल्टा भी देख लेंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जमीन पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट आपको उल्टा दिखाई देने लगे, पेड़ उल्टा दिख रहा है, दैट मेक्स अ डिफरेंस. तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है वो जमीन से जमीन पे रखी हुई चीजों की को देखने के काम आता है और ये ऑब्जेक्ट्स की सीधी इमेज बनाता है. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की एक प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो ट्यूब है वो बहुत लंबी होती है, उसमें जो लेंसेज हैं वो भी 3 होते हैं और बहुत लंबी ट्यूब होती है. उसको रिड्यूस करने के लिए गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ डिस्कवरीज की और उसने एक नया टेलीस्कोप बनाया जिसको कि गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं. और ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के ऊपर एक मॉडिफिकेशन है और उसको रिप्लेस भी करता है. ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ टेलीस्कोप्स दिखा रखे हैं. ये जो 1 नंबर वाला टेलीस्कोप है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ये जो 2 नंबर पे टेलीस्कोप है दैट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ये जो 3 नंबर पे टेलीस्कोप है दैट इज गैलीलियो टेलीस्कोप. इन फैक्ट they all are not in your syllabus. You don't have to study them at such a deep. You don't have to go for a deep study, but just to add something new in your lecture कि आपको वो अच्छा लगे, आपको क्यूरियोसिटी बनी रहे, I have added these pictures here. देखिए ये तो जो आपने 3 टेलीस्कोप्स देखे थे वो टेलीस्कोप्स क्या थे? ये तो आपके जो टाइप्स हैं उनके. कुछ टेलीस्कोप्स ऐसे भी हैं जो टेलीस्कोप्स डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज में छोड़े हुए हैं अर्थ के चारों तरफ, जो डिफरेंट अपने ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं और वो अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग तरह की रेज को कलेक्ट करते हैं. बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की रेज को कलेक्ट करने वाला एक टेलीस्कोप जो है CGRO ऑब्जर्वेटरी ने छोड़ा है, जो कि गामा रे टेलीस्कोप कहलाता है. ये आपका दिख रहा है यहाँ. दूसरा चंद्रा टेलीस्कोप है जो एक्सरेज को कलेक्ट कर लेता है, एक्सरे रीजन में वर्क करता है. हबल टेलीस्कोप बहुत बड़ा टेलीस्कोप है और ये आप ये समझ लीजिए कि बहुत दूर दूर तक की इमेजेस को कैप्चर कर सकता है. कारण क्या है कि इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है. अल्ट्रावायलेट रीजन में पूरा वर्क करता है, विजिबल रीजन में पूरा वर्क करता है और इंफ्रारेड जो नियर इंफ्रारेड रीजन है उसमें भी पूरा वर्क करता है. तो इस तरह से जो ये इसका कलेक्शन का जो रेंज है दैट इज वेरी वाइड, सो इट कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ वेरी फार ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली. स्पिट्जर जो आपका टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है. तो ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करने के लिए मैंने ये स्लाइड्स यहाँ पर ऐड कर दी थी. अब आ जाइए टेलीस्कोप्स के क्या यूजेस हैं. आपने जैसे देखा कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप्स का यूज किया जाता है. डिफरेंट लैबोरेटरीज में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए टेलीस्कोप्स का यूज किया जाता है. आपकी जो स्पेक्ट्रोमीट्री है
उसमें लाइट की बैंडविड्थ या लाइट की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए टेलीस्कोप्स का यूज किया जाता है। स्पाई ग्लासेस होते हैं, उनमें जिनमें की लॉन्ग या जिसमें कि जो स्पाइस जो जासूस लोग लगाते हैं और बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं दूर दूर तक की, उनके जो चश्मे होते हैं उसमें ये लगा होता है। उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि उनको दिखाई दे, उसमें दो लेंसेज को इस तरह से अरेंज किया जाता है। जो लॉन्ग फोकस कैमराज होते हैं उनके लेंसेज जो होते हैं वो भी टेलीस्कोपिक लेंसेज होते हैं। और इतना ही नहीं, आपने ध्यान दिया होगा कि वो फिल्मों में तो जरूर देखा होगा आपने कि वो गन होती है, गन के साथ भी टेलीस्कोप का गाइडिंग होता है, उसमें टेलीस्कोप लगा होता है जिससे कि जो उनका टारगेट है वो बिल्कुल आसानी से उनको दिखे और उस पर बिल्कुल हिट करे, आगे पीछे ना हो। सो देयर आर गन्स आल्सो व्हिच आर टेलीस्कोप गाइडेड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, बाकी के जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में इतना ही है। Now let us learn about total internal reflection. Total internal reflection क्या होता है? जब ये रिफ्रैक्शन से संबंधित है, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती थी तो आपने देखा था कि वो नॉर्मल से थोड़ा दूर भागती है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फिगर फर्स्ट। ये देखिए, ये आपका वाटर है और वाटर से आपकी जो रे है वो एयर में जा रही है। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई रे जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर आप इस को थोड़ा सा बढ़ा दें तो क्या होगा, ये थोड़ी और दूर को चली जाएगी। अगर और बढ़ा दें थोड़ी और दूर चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट विल बी 90 डिग्री। ये एंगल जो होता है इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं और आईसी से या थीटा सी से लिखते हैं। और अगर कोई लाइट रे जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिर रही हो, इफ द angle of incidence is more than critical angle, then the ray returns back in same medium, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। This is known as total internal reflection. So from here we define that if a light ray passing from an optically denser to optically rare medium and falls at an angle more than critical angle, then it returns back in same medium. This phenomena is called total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ये यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर ऐड करने की कोशिश करी है। ये एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसके अंदर वाला जो मीडियम है इसकी डेंसिटी कम है और ये जो बाहर के दोनों साइड्स पे जो मीडियम है इनकी डेंसिटी ज्यादा है। बीच वाला हिस्सा कोर और बाहर वाला हिस्सा क्लैडिंग। जो कोर है, कोर का जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, जो हाई होती है, और जो क्लैडिंग है उसकी डेंसिटी लो होती है। सो अब अगर कोई रे इसमें एंटर होती है तो डेंसर मीडियम से ये रेयर मीडियम पे फॉल करती है। ये इतना बारीक होता है कि इसके अंदर जब वो फॉल करती है तो वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल करती है और ये इसलिए उसी में वापस आ जाती है और इस तरह से ये लगातार इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए दूसरे एज से बाहर निकल जाती है। नाउ लेट अस डिफाइन क्रिटिकल एंगल। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। कंडीशन क्या है? द रे शुड पास from denser medium to rare medium. So when a light ray passes from optically denser medium to optically rare medium and falls at an angle for which the angle of refraction is right angle or 90 degree, then this angle of incidence is known as critical angle. क्रिटिकल एंगल को IC से या थीटा सी से डिनोट किया जाता है। Now from here we can conclude that two necessary conditions for total internal reflection are: number one, the light ray must travel from optically denser medium to optically rare medium, and the second condition is that the angle of incidence must be greater than critical angle.
This is all in your chapter. I have tried to revise them for you, and I hope that you will perform good in your exams. So be careful, be at home, stay at home, study, revise your syllabus again and again, because as soon as the lockdown opens, you will get your exams. Okay.